हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम 6th सेमेस्टर का आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री माइनर का, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1858 टू 1947, इसकी एक वन शॉट वीडियो करने वाले हैं जिसमें हम सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करेंगे। एंड इस सब्जेक्ट के जितने भी टॉपिक्स हैं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, वो सारे टॉपिक्स इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ये वीडियो वन शॉट वीडियो कहने वाले हैं क्योंकि इस वीडियो में हम सारे टॉपिक्स जितने भी यूनिट्स हैं आपकी वो कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास भी हिस्ट्री माइनर 6th सेमेस्टर में हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1858 टू 1947 सब्जेक्ट है तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में आपकी हेल्प हो सके, अच्छे मार्क्स आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है 19वीं शताब्दी में भारत की सामाजिक समस्याएं। तो आपको पता ही है, बहुत बार हम ये टॉपिक कर चुके हैं। सामाजिक समस्याएं भारत में जो व्याप्त थी 19वीं शताब्दी में कौन कौन सी थी वो सती प्रथा थी, महिलाओं को उनके पति की मृत्यु के बाद चिता पर जीवित जला दिया जाता था। ठीक है, मेनली जो उच्च वर्ग के हिंदू समाज के लोग थे उनमें ज़्यादा प्रचलित थी। ठीक है, अमानवीय कृत्य था ये, बिल्कुल किसी को जिंदा जला देना, जीवित किसी को चिता पर बैठा देना काफ़ी अमानवीय कृत्य होता है। एंड जीवन के अधिकार का हनन था। तो ये प्रथा उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी। बाल विवाह होता था। ठीक है, काफ़ी कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, 5-6 साल की उम्र में, वो भी बहुत बड़ी बड़ी उम्र के पुरुषों के साथ। ठीक है, जिसकी वजह से वो जल्दी विधवा भी हो जाती थी एंड देन उन्हें सती कर दिया जाता था। ठीक है, एंड इस प्रथा से लड़कियों की शिक्षा, मानसिक विकास में भी बाधा देखने को मिली। ठीक है, लड़कियां शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती थी, उनका मानसिक विकास बाधित हो जाता था। एंड इससे मातृ मृत्यु दर यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, विधवा महिलाएं जो कि सती होने से मना कर देती थी, उनका जीवन काफ़ी बुरा होता था। उनको समाज में तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था। उनको साधारण वस्त्र पहनने, अच्छे भोजन ना करने तथा समाज में भाग ना लेने जैसे नियमों में बांध दिया जाता था। वो महिलाएं जो विधवा हो जाती थी वो अच्छे भोजन, अच्छे खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं कर सकती थी, उन्हें सूखी रोटी खानी पड़ती थी। एंड साधारण वस्त्र पहनने से भी उन्हें मना किया जाता था। एक ही रंग के वस्त्र, सफ़ेद रंग के वस्त्र उन्हें पहनने पड़ते थे। एंड समाज में कोई भी प्रोग्राम होता था, कोई भी कार्यक्रम होता था, उसमें वो भाग नहीं ले सकती थी। उनका पुनर्विवाह, विधवा विवाह भी उस टाइम पर वर्जित था। नेक्स्ट आता है जातिवाद। जन्म के आधार पर जाति निर्धारित हो जाती थी, धर्म निर्धारित हो जाता था। अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, ब्राह्मण जाति में, तो वो जन्म से ब्राह्मण ही कहलाता था। ठीक है, तो इस तरीके से जाति जो थी वो जन्म आधारित हो गई। समाज में जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर ऊंच नीच की भावना उस टाइम फैल गई। कुछ जातियाँ ऐसी थी जो कि उच्च मानी जाती थी, कुछ जाति के लोग खुद को ऊंचा समझते थे एंड कुछ जाति के लोग खुद को नीचा समझते थे। ऊंची जाति के लोग जो थे वो नीची जाति के लोगों को क्या करते थे, तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। ऊंची जाति के लोग नीची जाति के जो लोग थे उनको कुछ भी नहीं समझते थे, उनका शोषण करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से समाज में ऊंच नीच की भावना काफ़ी प्रबलता से फैली हुई थी। जो नीची जाति के लोग होते थे, जो शूद्र होते थे, अति शूद्र लोग होते थे, उनको अछूत कहा जाता था। ये माना जाता था इनको छू लेने से ऊंची जाति के लोग अपवित्र हो जाएंगे। ठीक है, एंड जो अछूत लोग होते थे उनको मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, वो स्कूल में पढ़ने नहीं जा सकते थे। ठीक है, एंड जो सार्वजनिक कुएं होते थे जहाँ से उच्च वर्ग के लोग पानी लेते थे, उन कुओं से पानी लेने का अधिकार अछूत लोगों को नहीं होता था। अछूत लोगों का अलग कुआं होता था जिसमें से वो पानी लेते थे। ठीक है, इसके अलावा जो अछूत लोग होते थे उनको गांव से बाहर एक जगह बनाकर रहना पड़ता था। वो उस जगह पर नहीं रह सकते थे जहाँ पर उच्च जाति के लोग रह रहे हो। ठीक है, उच्च जाति के लोगों के रहने के स्थल पर वो नहीं रह सकते थे। ठीक है, ऊंची जाति के लोग जिस सोसाइटी में रहते थे उस सोसाइटी से बाहर कहीं दूर उनको अपना घर बनाकर रहना पड़ता था।
ये व्यवस्था सामाजिक एकता व प्रगति में बाधा बन रही थी। ठीक है। अंधविश्वास बहुत ज़्यादा था। लोग झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत जैसे अंधविश्वासों में विश्वास रखते थे। विज्ञान तथा तर्क की बजाय धार्मिक पाखंड व पंडितों की बातों पर लोग विश्वास करते थे। लड़कियों की शिक्षा बिल्कुल भी नहीं थी। महिलाओं की शिक्षा को अनावश्यक और अशुभ माना जाता था। ठीक है। बहुविवाह की प्रथा थी। पुरुष जो थे वो एक से अधिक विवाह कर सकते थे, लेकिन स्त्रियों के लिए ये नियम निषिद्ध था। ठीक है। एंड इससे स्त्रियों की सामाजिक स्थिति और भी ज़्यादा कमज़ोर हो गई। धार्मिक कट्टरता थी। धर्म को लेकर समाज में कठोरता तथा दिखावा बहुत ज़्यादा था। ठीक है। पंडितों तथा जो मुल्ला होते थे उनके द्वारा क्या किया जाता था? लोगों का धार्मिक शोषण किया जाता था। दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णुता का भी अभाव था। ठीक है। निष्कर्ष ये निकलता है कि 19वीं शताब्दी का जो भारतीय समाज था वो बहुत सारी कुरीतियों से भरा हुआ था, बहुत सारी सामाजिक बुराइयां थी। ठीक है। लेकिन कुछ समाज सुधारक उस टाइम पर आते हैं, जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले। तो ये कुछ समाज सुधारक आए जिन्होंने सामाजिक जागरूकता बढ़ाई, सुधार लाने का प्रयास किया। अब 19वीं शताब्दी में कुछ सुधार आंदोलन हुए, जैसे ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ने किया। 1828 में हुआ था। ये ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की। इसका उद्देश्य था एकेश्वरवाद का प्रचार करना। एकेश्वरवाद यानी कि एक ईश्वर की उपासना। ठीक है। सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया। बाल विवाह का विरोध किया। विधवा विवाह का इन्होंने समर्थन किया। महिला शिक्षा का समर्थन किया। मूर्ति पूजा तथा अंधविश्वासों का विरोध किया। इन्होंने सती प्रथा की समाप्ति में अहम भूमिका निभाई। उसके बाद आर्य समाज, ये भी एक सुधार आंदोलन था। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की, आर्य समाज की, 1875 में बॉम्बे में। इसका उद्देश्य था वेदों की ओर लौटो। वेदों की शुद्धता पर इसमें जोर दिया गया। ठीक है। मूर्ति पूजा का विरोध किया। जातिवाद का विरोध किया। जातिवाद का मतलब यही होता है ऊंच नीच में भेद। ठीक है। जाति के आधार पर भेदभाव करना। इस जातिवाद का विरोध किया आर्य समाज ने। ठीक है। शुद्धि आंदोलन चलाया। शुद्धि आंदोलन के जरिए वो लोग जो कि पहले हिंदू धर्म में थे, जिन्होंने किसी कारणवश कुछ समय पहले धर्म परिवर्तन कर दिया हो, ऐसे लोगों को फिर से हिंदू धर्म अपनाने का मौका दिया गया। ठीक है। तो वही शुद्धि आंदोलन कहलाया। ठीक है। महिला शिक्षा का इन्होंने समर्थन किया। सामाजिक समानता पर जोर दिया। इन्होंने डीएवी स्कूलों की स्थापना की। ठीक है। डीएवी स्कूल, डीएवी कॉलेजेस की इन्होंने स्थापना की। सामाजिक सुधार किया। राष्ट्रवाद का विकास किया। ठीक है। तो ये था आर्य समाज, ये भी एक सुधार आंदोलन था। इन्होंने जो डीएवी स्कूलों कॉलेज खोले थे, यहाँ पर वैदिक शिक्षा दी जाती थी, वेदों का ज्ञान दिया जाता था। ठीक है। वेदों के ज्ञान के साथ साथ जो करिकुलर सब्जेक्ट्स हैं वो भी पढ़ाए जाते थे। ठीक है। लेकिन वेदों की शिक्षा पर भी इसमें विशेष जोर दिया जाता था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि जो छात्र हैं उनको वेदों की शिक्षा भी मिल सके। ठीक है। डीएवी का मतलब था दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल या वैदिक कॉलेज। ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रार्थना समाज। आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में बॉम्बे में इसकी स्थापना की। ये ब्रह्म समाज से प्रभावित था। इसका उद्देश्य था समाज की सेवा करना, लोगों का कल्याण करना। महिलाओं की शिक्षा का इसने समर्थन किया। विधवा विवाह को इसने समर्थन दिया। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का विरोध किया। अस्पृश्यता मतलब कि ऊंची जाति के लोग मानते थे कि अगर वो नीची जाति के लोगों को छू लेंगे, स्पर्श कर देंगे तो वो अपवित्र हो जाएंगे। तो यही था अस्पृश्यता। इसलिए वो बिल्कुल बुरा बर्ताव करते थे, बिल्कुल ही बुरी तरीके से ट्रीट करते थे नीची जाति के लोगों को, शूद्रों को। ठीक है। तो वही अस्पृश्यता कहलाया। उस अस्पृश्यता का विरोध किया प्रार्थना समाज ने। धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार किया। धार्मिक सहिष्णुता मतलब हम अपने धर्म का सम्मान करें, साथ ही साथ दूसरे के धर्म का भी सम्मान करें।
ठीक है। धार्मिक सहिष्णुता मतलब हर धर्म का व्यक्ति एक दूसरे के धर्म की इज्जत करे, एक दूसरे की धार्मिक प्रथाओं को समझे, उसका सम्मान करे। ठीक है। नेक्स्ट आता है रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में इसकी स्थापना की। ठीक है। ये रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं से प्रेरित था। इसका उद्देश्य था सेवा करना, करुणा, आत्म उद्धार, खुद का उद्धार करना, दूसरों का भी उद्धार करना। शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा राहत में इसने योगदान दिया। धर्म के व्यावहारिक पक्ष को महत्व दिया। ठीक है। एक था थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसकी स्थापक थी मैडम ब्लावात्स्की तथा कर्नल ओलकोट। एनी बेसेंट ने इसका प्रचार किया। इसका उद्देश्य था आत्मा, पुनर्जन्म, करुणा जैसे सिद्धांतों का प्रचार करना, भारतीय धर्म में आस्था बढ़ाना, शिक्षा व स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी। ठीक है। ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, इसकी जो स्थापना थी वो अंग्रेज़ों ने की थी। ठीक है। क्योंकि अंग्रेज़ भी चाहते थे कि भारत में कुछ ना कुछ सुधार हो, क्योंकि भारत में काफ़ी ऐसी सामाजिक कुरीतियाँ उस टाइम व्याप्त हो चुकी थी। इसके अलावा कुछ पुनरुत्थानवादी आंदोलन भी हुए उस टाइम पर, जिनका उद्देश्य था प्राचीन भारतीय धर्म, संस्कृति, परंपराओं की फिर से स्थापना करना। ठीक है। भारत का धर्म, संस्कृति, परंपराएं जो कि लुप्त होने लग गई है, जो कि जिनका जो गौरव है वो कम हो गया है, उनको फिर से स्थापित करना, उनकी पुनः स्थापना करना, ये उद्देश्य था पुनरुत्थानवादी आंदोलन का। ठीक है। ये आंदोलन मानते थे कि भारत की सामाजिक बुराइयां क्यों आई है, क्योंकि विदेशी प्रभाव पड़ा है भारत पर। ठीक है। भारत पर कई बार विदेशी आक्रमण हुए, विदेशी प्रभाव देखे गए, इसी कारण भारत के लोग अपनी परंपराओं से दूर हो गए हैं। कहीं ना कहीं भारत में पश्चिमी जो सोच है, पश्चिमी जो विचारधारा है, उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसी वजह से भारत की संस्कृति, भारत का धर्म लुप्त होता जा रहे हैं, विदेशी प्रभाव के कारण, पश्चिमी विचारधारा के कारण। तो उन्होंने ये सोचा कि अब टाइम आ गया है कि हम अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को फिर से स्थापित करें, इसलिए पुनरुत्थानवादी आंदोलन चलाया। ठीक है। इसमें प्राचीन वैदिक धर्मशास्त्र, भारतीय गौरव, इन सब की तरफ लौटने का आह्वान किया गया कि हम अपने धर्मशास्त्रों की तरफ फिर से लौटें। आइए देखते हैं कुछ प्रमुख पुनरुत्थानवादी आंदोलन। आर्य समाज। ठीक है। आर्य समाज आप सोचेंगे सुधारवादी आंदोलन था, लेकिन ये दोनों की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। स्वामी दयानंद ने वही इसको स्थापित किया 1875 में। वेदों की ओर लौटो का इसमें नारा दिया गया कि हमें अब अपने वेदों की तरफ लौटना होगा। मूर्ति पूजा का इसमें विरोध किया, अंधविश्वास का विरोध किया, जातिवाद का विरोध किया, वैदिक धर्म को सच्चा धर्म माना। ठीक है। शुद्धि आंदोलन चलाया, ये सब कुछ। सनातन धर्म आंदोलन उत्तर भारत में हुआ, वैदिक और पुराणों पर आधारित था ये। इसमें प्राचीन हिंदू धर्म की रक्षा, मूर्ति पूजा, मंदिर पूजा, कर्मकांड, इन सब पर ध्यान दिया गया। इसमें कहा कि मूर्ति पूजा अच्छी है, मंदिर पूजा करनी चाहिए, कर्मकांड जो है ये प्राचीन है, वैदिक है, वेदों पर आधारित है, इसलिए इन्होंने कर्मकांडों का भी समर्थन किया। सनातन धर्म आंदोलन का मकसद यही था कि हमारा सनातन धर्म जो है वो बना रहे। ठीक है। सुधारवादी आंदोलन जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, इन सब का विरोध किया किसने? सनातन धर्म आंदोलन ने। ठीक है। क्योंकि वो मानता था कि ये जो आंदोलन है, ब्रह्म समाज वगैरह, ये क्या कर रहे हैं, हमारी जो प्राचीन संस्कृति है उसको बदल रहे हैं। ठीक है। सुधार के नाम पर उसमें चेंजेस लेकर आ गए हैं, एंड ये नहीं चाहते थे कि सुधार के माध्यम से, मतलब कि सुधार के नाम पर हमारे जो संस्कृति है, हमारी जो प्रथाएं हैं, उनमें कोई भी बदलाव किया जाए, इसलिए उन्होंने सुधारवादी आंदोलन का विरोध किया। ठीक है। ये आंदोलन परंपराओं को बचाने वाला आंदोलन था। ठीक है। नेक्स्ट आता है देव समाज। ठीक है। तो देव समाज जो आंदोलन था, ये भी एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। शिव नारायण अग्निहोत्री ने इसकी स्थापना की 1887 में। इसका उद्देश्य था धर्म के नाम पर हो गए अंधविश्वास, पाखंड को समाप्त करना, नैतिकता, सादगी व ईश्वर भक्ति को बढ़ावा देना। इसमें भी प्राचीन आदर्शों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। एक हुआ था खालसा आंदोलन, जो कि सिख पुनरुत्थान के लिए था।
इसका नेतृत्व किया सिंह सभा आंदोलन ने 1873 में अमृतसर में। इसका उद्देश्य था सिख धर्म की शुद्ध परंपराओं की पुनर्स्थापना। गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु नानक की शिक्षाओं पर इसमें जोर दिया गया। ईसाई तथा आर्य समाज के प्रभाव से सिखों को बचाने का इसमें आह्वान किया गया। एंड ये जो आंदोलन था ये सिख धर्म की धार्मिक पहचान को फिर से स्थापित करने का एक प्रयास था। ठीक है, आइए एक बार पुनरुत्थानवादी आंदोलन की विशेषताएं देख लेते हैं। तो पुनरुत्थानवादी आंदोलन की विशेषता ये थी कि ये प्राचीन ग्रंथों, धर्म ग्रंथों की महिमा पर बल देता था। धर्म व संस्कृति की रक्षा, पुनर्स्थापना पर इसने जोर दिया। इसने कहा कि धर्म की पुनर्स्थापना होनी चाहिए, हमारी संस्कृति की पुनर्स्थापना होनी चाहिए, हमें अपने ग्रंथों का, अपने धर्म ग्रंथों का सम्मान करना चाहिए। सामाजिक सुधार के बजाय धार्मिक जागृति पर इसमें जोर दिया गया। ठीक है, रिलीजियस अवेकनिंग को इसमें बढ़ाने का प्रयास किया गया। राष्ट्रवाद व सांस्कृतिक गौरव को इसमें बल दिया गया। विदेशी प्रभावों का विरोध किया, पश्चिमी विचारधारा का भी इसमें विरोध किया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है ज्योतिबा फूले इन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। ठीक है, समाज सुधार आंदोलन में ज्योतिबा फूले की भूमिका। तो उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की 1873 में, ये हमने पढ़ा था पहले भी। ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना उन्होंने 1873 में की थी, जिसमें उन्होंने शुद्ध गो, अतिशुद्ध गो, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शुद्ध गो, अतिशुद्ध गो, महिलाओं का जितना शोषण होना था हो चुका, अब और नहीं करना है। ठीक है, उन्होंने शुद्ध गो, अतिशुद्ध गो, महिलाओं के अधिकार दिलाने के लिए लगातार संघर्ष किया। इसका उद्देश्य था ब्राह्मणवाद और जातीय भेदभाव को चुनौती देना। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया। 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। ठीक है, उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले उस स्कूल की पहली महिला शिक्षिका बनी। दलितों के अधिकारों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। छुआछूत, जातिवाद, ब्राह्मणिक वर्चस्व का विरोध किया। ठीक है, ब्राह्मण का जो वर्चस्व था उसका विरोध किया। शूद्रों को आत्मसम्मान के लिए संगठित किया। विधवाओं के पुनर्विवाह, महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया। बालिका वधू आश्रय तथा विधवा पुनर्विवाह केंद्र भी उन्होंने शुरू किया, जहाँ पर वो लड़कियाँ जिनका कम उम्र में विवाह कर दिया जाता था एंड फिर वो विधवा हो जाती थी, उनको रहने का आश्रय देने का एक माध्यम ये था। ठीक है, ये जो बालिका वधू आश्रय था, यहाँ पर उन महिलाओं को आश्रय दिया जाता था जो कि विधवा हो जाती थी, जिनका कम उम्र में विवाह कर दिया जाता था। ठीक है, बाल विवाह, सती प्रथा, धार्मिक पाखंडों का इन्होंने खुलकर विरोध किया। इसके अलावा वो सामाजिक समानता में विश्वास रखते थे। वो मानते थे सभी लोग समान हैं, जन्म के आधार पर कोई ऊंच नीच नहीं हो सकता। व्यक्ति अपने कर्मों से ऊंच या नीच होता है, जन्म से कोई व्यक्ति ऊंच या नीच नहीं होता। ठीक है, उन्होंने कुछ रचनाएं भी लिखी। गुलामगिरी 1873 में, जिसमें उन्होंने जातिगत गुलामी की आलोचना की। तृतीय रत्न नाम का उन्होंने एक नाटक लिखा, जिसमें उन्होंने सामाजिक संदेश दिया। ठीक है, उन्होंने ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ाई में ब्रिटिश शिक्षा नीति का समर्थन किया, क्योंकि यह समान शिक्षा के अवसर देती थी। ठीक है, देखिए भारत की जो शिक्षा नीति थी उस टाइम पर, वो मानती थी कि सिर्फ उच्च जाति के जो लोग हैं उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन अंग्रेज ऐसा नहीं मानते थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा तो शिक्षा होती है, इसमें समानता होनी चाहिए। ब्रिटिश शिक्षा नीति जो थी वो समानता पर आधारित थी। उसमें कहा गया था कि हर व्यक्ति को शिक्षा लेनी चाहिए, चाहे वो ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, या फिर वो महिलाएं हो। ठीक है, तो उनकी शिक्षा नीति समान अवसर देती थी, इसीलिए ज्योतिबा फूले ने ब्रिटिश शिक्षा नीति का सम्मान किया। आइए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो है जातिवाद। जातिवाद क्या होता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क्या भूमिका थी जातिवाद को दूर करने में। ठीक है, कैसे उन्होंने जातिवाद का विरोध किया। तो अगर हम जातिवाद की बात करें, जातिवाद का मतलब होता है जब हम जाति के आधार पर भेदभाव करें। अगर कोई व्यक्ति ऊंची जाति का है तो उसको अच्छी दृष्टि से देखें, कोई व्यक्ति अगर नीची जाति का है तो उसको बुरी दृष्टि से देखें, हीन दृष्टि से देखें, तो वो होता है जातिवाद, यानी कि जाति के आधार पर भेदभाव करना, जन्म से ही ऊंच नीच में लोगों को बांट देना। ठीक है, ये होता है जातिवाद। ये एक सामाजिक व्यवस्था थी, मतलब समाज के लोगों ने ही निर्मित की थी, एंड इसमें लोगों को जन्म के आधार पर ऊंच नीच में बांट दिया जाता था।
कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है तो वो ऊंच हो गया, कोई जो दलित वर्ग के लोग हैं उनके कुल में पैदा हुआ है तो वो नीच जाति का हो गया। ठीक है, कोई शूद्र कुल में पैदा हुआ है तो वो नीच कहलाता था, कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ है तो उसको ऊंच माना जाता था, उच्च दृष्टि से उसको देखा जाता था, सुपीरियर माना जाता था। तो यही थी जातिवाद की जो प्रथा थी वो। इसमें कुछ जातियों को उच्च तथा कुछ को निम्न माना जाता था, जिससे भेदभाव, छुआछूत व सामाजिक असमानता फैली। समाज में असमानता का व्यवहार होने लग गया। उच्च जाति के लोगों को अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाने लगा एंड जो निम्न जाति के लोग थे उनके साथ भेदभाव होने लगा। छुआछूत की प्रथा शुरू हो गई। ये कहा गया कि अगर ऊंची जाति के लोग नीची जाति के निम्न लोगों को छू देंगे तो वो अपवित्र हो जाएंगे। ठीक है, एंड उनको गंगा स्नान करना होगा तब वो पवित्र हो पाएंगे। तो इसी कारण जब ये छुआछूत की अवधारणा फैली तो ऊंची जाति के लोग जो लोग थे उन्होंने बहुत ही दूर रहना शुरू कर दिया नीची जाति के लोगों से। ये असर हुआ कि ऊंची जाति के जो लोग थे वो नीची जाति के लोगों की परछाई से भी दूर भागते थे। ठीक है, जो निम्न जाति के लोग थे, जो क्षत्रिय कुल के लोग थे उनसे दूर रहते थे, ब्राह्मण कुल के लोगों से दूर रहते थे। ठीक है, जो नीची जाति के लोग थे वो नीची जाति के जो लोग थे वो ऊंची जाति के लोग जहाँ पर रहते थे उस जगह पर भी नहीं जाते थे एंड उनको उस जगह पर रहने की भी परमिशन नहीं होती थी। ठीक है, जहाँ पे ऊंची जाति के लोग रह गए हैं। ये जो व्यवस्था थी ये शूद्रों व दलितों को शिक्षा, मंदिर प्रवेश, पानी के स्रोत व अन्य सामाजिक अधिकारों से वंचित करती थी। मतलब जो शूद्र लोग थे, जो निम्न जाति के लोग थे, दलित थे, उनको शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, मंदिर में उनको प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। उनके जो पानी के स्रोत थे वो भी ऊंची जाति के लोगों से अलग थे। ऊंची जाति के लोगों के लिए अलग स्रोत होते थे, पानी के अलग कुएं होते थे, नीची जाति के लोग अलग कुएं से पानी भरते थे। ठीक है, कोई भी अधिकार नीची जाति के लोगों के पास नहीं था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो भी जन्म से दलित थे एंड उन्होंने भी ये भेदभाव फेस किया। ठीक है, ये भेदभाव उन्होंने भी झेला एंड तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जातिवाद विरोधी आंदोलनों में हिस्सा लेने का मन बनाया। उन्होंने बहुत सारे जातिवाद विरोधी आंदोलन किए। जाति व्यवस्था का कठोर विरोध करते थे अंबेडकर। वो मानते थे कि भारत की सबसे बड़ी सामाजिक बुराई है जातिवाद, जाति व्यवस्था। उन्होंने इसको मानवता विरोधी शोषणकारी प्रणाली कहा, जो कि लोगों का शोषण करती है एंड लोगों के शोषण करने के लिए ही शुरू की गई है। उन्होंने अछूतों के अधिकारों की मांग की। जो अंबेडकर थे उन्होंने कहा कि जो अछूत लोग हैं, जिनको निम्न समझा जाता है, ठीक है, जिनको नीची जाति का समझा जाता है, हीन दृष्टि से देखा जाता है, उन दलितों को, उन अछूतों को राजनीतिक, सामाजिक व शैक्षिक अधिकार मिलने चाहिए, शिक्षा लेने का अधिकार उनको मिलना चाहिए। एंड दलितों को राजनीतिक, सामाजिक व शैक्षिक अधिकार दिलाने के लिए अंबेडकर ने बहुत लंबे समय तक आंदोलन किए, बहुत उन्होंने संघर्ष किया। ठीक है, 1927 में अंबेडकर ने महाड़ सत्याग्रह किया। इसमें अछूतों को सार्वजनिक जल स्रोत चवदार तालाब के उपयोग के लिए मोटिवेट किया, प्रेरणा दी। एंड देखिए ये जो महाड़ सत्याग्रह था इसमें क्या था, उस टाइम पे जैसे हमने ऊपर पढ़ा, जो ऊंची जाति के लोग थे उनके जल के स्रोत अलग होते थे, वो अलग जगह से पानी भरते थे। नीची जाति के जो लोग थे वो अलग जगह से पानी भरते थे, लेकिन अंबेडकर इसको एक भेदभाव मानते थे। ठीक है, उस टाइम पर एक तालाब होता था जिसका नाम था चवदार तालाब। भीमराव अंबेडकर जो थे वो अपने सैकड़ों दलित अनुयायियों के साथ उस तालाब पर गए एंड उस तालाब का पानी उन्होंने अपने हाथों से पिया एंड सभी दलितों ने मिलकर उस तालाब का पानी ग्रहण किया, पिया। ठीक है, यही महाड़ सत्याग्रह कहलाया, जब पहली बार ऊंची जाति के लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सार्वजनिक जल स्रोत का दलितों ने उपयोग किया। ठीक है, ये दलितों के आत्मसम्मान की पहली सबसे बड़ी लड़ाई थी। ठीक है, ऐसे कालाराम मंदिर सत्याग्रह है जो कि 1930 में हुआ था। अंबेडकर ने नासिक के कालाराम मंदिर में दलितों के प्रवेश के लिए ये सत्याग्रह किया। इसका उद्देश्य था धार्मिक समानता की मांग। उन्होंने क्या किया, उन्होंने धार्मिक समानता की मांग की। उन्होंने कहा हमें भी रिलीजियस इक्वालिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था अभी, जो दलित थे उनको मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, तो दलितों ने विरोध किया कि हमें भी मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति चाहिए। ठीक है, जात पात तोड़क मंडल 1936 में अंबेडकर ने निर्मित किया। ठीक है,
एक संगठन बनाया उन्होंने, जात पात तोड़क मंडल। इसमें अम्बेडकर ने भाषण दिया। उन्होंने कहा अगर जाति नहीं मिटेगी तो भारत कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक जातिवाद रहेगा तब तक भारत के लोगों में फूट रहेगी, भारत के लोग अलग अलग पृथक पृथक रहेंगे। एंड जब तक एकता नहीं आएगी तब तक हम ब्रिटिशर्स को अपने देश से बाहर नहीं निकाल सकते। तो उन्होंने कहा था कि जाति मिटानी होगी तभी भारत आज़ाद होगा, क्योंकि भारत तभी आज़ाद हो सकता है जब एकता आए, जब सभी लोग मिलकर विरोध करें ब्रिटिशर्स का, ब्रिटिश शासन का। एंड वो तभी होगा जब जातिवाद हटेगा। ठीक है। उन्होंने एक प्रसिद्ध भाषण दिया था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है। एंड इस भाषण में उन्होंने जाति व्यवस्था पर तीखा प्रहार किया, कटाक्ष किया। ठीक है। पूना समझौता जो कि 1932 में हुआ था, इसमें गांधी जी तथा अंबेडकर ने आपस में एक समझौता किया। जो अंबेडकर थे वो पृथक निर्वाचन मंडल चाहते थे, सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे। किसके लिए? दलितों के लिए। लेकिन गांधी जी जो थे वो सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि पृथक निर्वाचन मंडल के विरोध में थे। वो मानते थे कि अगर पृथक निर्वाचन मंडल की प्रणाली शुरू हो गई भारत में तो इससे एकता भरे भारत का सपना अधूरा रह जाएगा, अखंड भारत का सपना अधूरा रह जाएगा। ठीक है। एंड इससे और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा, जो खाई है ऊंचे और नीचे जाति के लोगों के बीच की, वो बढ़ जाएगी। ठीक है। तो इसीलिए गांधी जी जो थे उन्होंने कहा कि बजाय पृथक निर्वाचन मंडल बनाने के, कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल हो, ऊंची जाति के लोगों के लिए अलग निर्वाचन मंडल हो, बजाय इस व्यवस्था के एक चीज़ बेहतर रहेगी कि हम आरक्षण की व्यवस्था ले आएँ। ठीक है। आरक्षण मतलब कुछ सीट्स रिजर्व कर दी जाए पॉलिटिक्स में, लोकसभा में, राज्यसभा में। ठीक है। कुछ सीट्स रिजर्व कर दी जाए जिन पर सिर्फ दलित वर्ग के लोग ही प्रतिनिधित्व अपना करेंगे। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, आरक्षण की व्यवस्था को लाने का मन बनाया, विचार रखा। एंड फिर जो B.R. अम्बेडकर थे वो भी इससे सहमत हो गए। ठीक है। नेक्स्ट आता है संविधान निर्माण में योगदान। अम्बेडकर जो थे वो भारत के संविधान के प्रमुख निर्माता थे। उन्होंने संविधान में समानता, स्वतंत्रता, छुआछूत उन्मूलन तथा आरक्षण जैसे प्रावधानों को शामिल किया। जातिवाद से मुक्ति के लिए बौद्ध धर्म को अपनाया 1956 में। किसने? भीमराव अंबेडकर ने। एंड उन्होंने अकेले नहीं अपनाया, वो अपने सैकड़ों लाखों अनुयायियों के साथ गए एंड एक साथ मिलकर उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म को अपनाने का मन बनाया। ठीक है। बौद्ध धर्म को उन्होंने अपनाया क्योंकि बौद्ध धर्म में जातिवाद जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। बौद्ध धर्म में सभी को समान, इक्वल माना जाता था। ठीक है। इसलिए अपने लाखों दलित अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म से जो अंबेडकर थे वो अलग हो गए एंड उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। ठीक है। निष्कर्ष देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन को जाति उन्मूलन, सामाजिक न्याय तथा दलित उत्थान को समर्पित किया। उन्होंने भारतीय समाज को बराबरी, शिक्षा व आत्मसम्मान का रास्ता दिखाया। अब देखिए नेक्स्ट आता है महिला आंदोलन। महिलाओं ने भी कई आंदोलन किए थे अपने अधिकारों के लिए। जैसे उस टाइम पर हमने पढ़ा था, महिलाओं की स्थिति वाकई बहुत ख़राब थी। ठीक है। सती प्रथा थी, बाल विवाह की प्रथा थी, पर्दा प्रथा थी, महिलाओं से घूंघट करवाया जाता था। ठीक है। एंड उस टाइम पर जो महिलाएं थी, जो विधवा महिलाएं थी, उनके साथ भी बहुत अत्याचार किया जाता था। ठीक है। या तो उन्हें सती कर दिया जाता था या फिर उनको ऐसा जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता था जो जीवन उनके लिए मृत्यु से भी भयावह हो। ठीक है। विधवा होने के बाद। एंड जो विधवा महिलाएं थी उनको बहुत हीन दृष्टि से देखा जाता था। ठीक है। समाज में ताने सुनने पड़ते थे उन्हें। तो क्योंकि महिलाओं की स्थिति बहुत ही ख़राब थी तो इसलिए महिलाओं ने भी आंदोलन किए। जैसे सावित्रीबाई फुले जो थी, उन्होंने महिला शिक्षा आंदोलन किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिलना चाहिए। उस टाइम पर लोग जो थे वो महिलाओं की शिक्षा के फेवर में, समर्थन में नहीं थे, क्योंकि उनको लगता था अगर महिलाओं को शिक्षा दे दी गई तो इससे समाज में अपशगुन हो जाएगा। ठीक है। समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी, तो ये उनका मानना था। तो महिला शिक्षा के वो फेवर में, समर्थन में लोग नहीं थे। एंड उस टाइम पर सावित्रीबाई फुले आई, उन्होंने महिला शिक्षा को समर्थन दिया। महिला शिक्षा के लिए उन्होंने आंदोलन किया। भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। उन्होंने एक महिलाओं के लिए स्कूल भी खोला जहाँ पर वो खुद जाती थी महिलाओं को पढ़ाने के लिए, लड़कियों को पढ़ाने के लिए। ठीक है। उन्होंने लड़कियों तथा विधवाओं के लिए भी स्कूल खोले
अंधविश्वास का उन्होंने विरोध किया, सती प्रथा, बाल विवाह का भी विरोध किया। ठीक है, नेक्स्ट है पंडिता रमाबाई का योगदान। पंडिता रमाबाई जो थी, उन्होंने विधवा महिलाओं के लिए शारदा सदन नाम का एक आश्रय गृह खोला। महिला शिक्षा व धार्मिक आज़ादी की समर्थक वो थी। नेक्स्ट है स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका। नमक सत्याग्रह में हजारों महिलाएं शामिल हुई, जैसे सरोजनी नायडू, अरुणा आसफ अली, दुर्गा भाभी। ठीक है, इन सब महिलाओं ने क्या किया, नमक सत्याग्रह में हिस्सा लेकर स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई। और भी बहुत सारी महिलाएं थी जिन्होंने नमक सत्याग्रह में हिस्सा लिया। महिलाओं ने बराबरी के अधिकारों की भी मांग की। नेक्स्ट आता है किसान आंदोलन। अब किसानों ने भी अपना आंदोलन किया। पहला आंदोलन था चंपारण आंदोलन, जो कि 1917 में हुआ। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। ठीक है, मुद्दा था नील की खेती के लिए जबरन मजदूरी करवाना। ठीक है, उस टाइम पर किसानों को मजबूर किया जाता था नील की खेती करने के लिए, लेकिन किसान नहीं चाहते थे नील की खेती करना, क्योंकि नील की खेती जिस ज़मीन पर की जाती थी, लंबे टाइम बाद वो ज़मीन बंजर हो जाती थी। ठीक है, एंड उस ज़मीन पर कोई और फसल उगाना फिर संभव नहीं होता था, तो इसलिए किसान नहीं चाहते थे नील की खेती करना। ठीक है, लेकिन फिर भी उनको ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी। तो चंपारण ज़िले में किसानों ने मिलकर महात्मा गांधी की सहायता से चंपारण आंदोलन किया 1917 में, एंड इसका परिणाम ये हुआ कि अंग्रेज़ों को समझौता करना पड़ा किसानों के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है खेड़ा आंदोलन, जो कि 1918 में हुआ। ये भी गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था। सूखा पड़ गया था, सूखा पड़ने के बावजूद किसानों से टैक्स वसूली की जा रही थी। अगर कोई किसान टैक्स पे नहीं कर रहा था तो उसको मारा जा रहा था, उसकी संपत्ति जब्त की जा रही थी। तो किसानों ने फिर से महात्मा गांधी की सहायता ली एंड उन्होंने कर देने से मना किया, टैक्स पे करने से मना किया, क्योंकि उनके पास पैसे थे ही नहीं टैक्स के। वो पैसे कहाँ से लाते जब उनकी फसल ही नहीं होगी, फसल ही ख़राब हो गई तो वो कहाँ से पैसे लाएंगे। ठीक है, अगर फसल अच्छी होती तो वो फसल को बेच कर पैसे ला सकते थे, लेकिन फसल ही ख़राब हो गई तो कहाँ से पैसे लाएंगे। तो उन्होंने टैक्स पे करने से मना कर दिया, जिससे उनको बुरी तरीके से मारा पीटा गया। फिर उन्होंने महात्मा गांधी की सहायता ली एंड खेड़ा आंदोलन हुआ। नेक्स्ट है नक्सलवादी आंदोलन। ठीक है, इसका नेतृत्व चारू मजूमदार ने किया था। 1967 में ये हुआ था। ये एक सशस्त्र किसान विद्रोह था, शस्त्रों का उपयोग इसमें हुआ था। भूमि सुधार व गरीब किसानों के हक के लिए ये आंदोलन हुआ। आइए अब कुछ आदिवासी आंदोलन यानी कि ट्राइबल मूवमेंट्स देख लेते हैं। संथाल विद्रोह, जो कि 1855 से 56 में हुआ। इसका नेतृत्व सिद्धू तथा कान्हू नाम के 2 आदिवासियों ने किया। ठीक है, इसका कारण था साहूकार, जमींदार व अंग्रेज़ों के शोषण का विरोध करना। ठीक है, एंड ये एक बहुत बड़ा सशस्त्र आदिवासी आंदोलन था। ठीक है, क्या था ये, एक बहुत बड़ा सशस्त्र आदिवासी आंदोलन था। नेक्स्ट है भील आंदोलन। ये विभिन्न स्थानों पर भीलों ने किया भूमि व जंगलों के अधिकारों के लिए। ठीक है, गोविंद गुरु जैसे नेताओं ने समाज सुधार व आत्मसम्मान पर जोर दिया। नेक्स्ट है मुंडा विद्रोह, जो कि 1899 से 1900 में हुआ। इसका जो नेतृत्व था वो बिरसा मुंडा ने किया। उन्होंने आदिवासियों को उनके परंपरागत अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन चलाया। उलगुलान महान आंदोलन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है जातीय आंदोलन। जातीय आंदोलन जो था ये किसने किया, कैसे किया, आइए देखते हैं। पहला है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज जिसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की, शुद्रो अतिशुद्रो महिलाओं को सामाजिक न्याय व शिक्षा दिलाने के लिए। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आंदोलन किया छुआछूत के खिलाफ, मंदिर में प्रवेश के लिए, शिक्षा व राजनीतिक अधिकारों के लिए उन्होंने लगातार संघर्ष किया। महार सत्याग्रह किया, कालाराम मंदिर आंदोलन किया, संविधान निर्माण में भूमिका निभाई। बौद्ध धर्म की दीक्षा उन्होंने 1956 में प्राप्त की तथा जाति व्यवस्था का त्याग कर दिया। नेक्स्ट आता है दलित पैंथर्स आंदोलन। 1970 में हुआ था। महाराष्ट्र में दलित युवाओं के द्वारा चलाया गया। इसका उद्देश्य था दलितों पर हो रहे अत्याचारों का विरोध करना, आत्मसम्मान की मांग करना। दलितों पर जो अत्याचार हो गए थे उसका विरोध करने के लिए दलित युवाओं ने यह आंदोलन महाराष्ट्र में चलाया था 1970 में। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है धन की निकासी, ड्रेन ऑफ वेल्थ।
तो ये वो प्रक्रिया थी जिसमें भारत से ब्रिटिश शासन के दौरान बड़ी मात्रा में धन, संसाधन व आय को बिना किसी उचित वापसी के इंग्लैंड भेजा गया। इसका कोई प्रत्यक्ष लाभ भारत को नहीं मिला, बल्कि इससे देश की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई। भारत का पैसा, भारत का धन, संसाधन, आय का भंडार, ठीक है, राजकोष, ये सब भारत से इंग्लैंड में जा रहा था, ब्रिटिशर्स की कंट्री में, एंड भारत को कोई भी इससे लाभ नहीं हो पा रहा था। तो यही थी धन की निकासी। आइए देखते हैं। धन की निकासी का सिद्धांत सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने दिया 1867 में, ठीक है। उन्होंने अपने लेख, भाषणों में इसका उपयोग किया, इसका विवरण दिया। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध बुक लिखी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 1901 में उन्होंने ये बुक लिखी एंड विस्तार से उन्होंने इस बुक में बताया कि कैसे ब्रिटिशर्स ने भारत को गरीब बनाया है। उन्होंने धन की निकासी के 3 मुख्य स्रोत बताए। वैसे तो बहुत सारे स्रोत हैं, आइए देखते हैं धन की निकासी के कौन कौन से मुख्य स्रोत उन्होंने बताए जिसके द्वारा भारत का धन, भारत के संसाधन विदेश में जा रहे थे। पहला है ब्रिटिश अधिकारियों की तनख्वाह तथा पेंशन। भारतीय राजस्व से अंग्रेज अधिकारियों को भारी वेतन व सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन दी जाती थी। देखिए, जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे, अपने जो एम्प्लॉयज़ उन्होंने अपॉइंट किए थे, जो भी उनके अधिकारी थे, अंग्रेज़ अधिकारी, ठीक है, उन सारे अंग्रेज़ अधिकारियों को वेतन कैसे दिया जाता था, भारत के राजकोष से, ठीक है। भारत के लोगों से वो टैक्स कलेक्ट करते थे एंड टैक्स कलेक्ट करने के बाद उस टैक्स को वो अपने अधिकारियों को वेतन देने के लिए यूज़ करते थे। एंड वो सिर्फ सैलरी या वेतन ही नहीं दे रहे थे, बल्कि पेंशन भी देते थे रिटायर होने के बाद। मान लीजिए कोई अंग्रेज़ अधिकारी है, वो पहले भारत में काम करता था ब्रिटिश शासन के अंतर्गत एंड फिर वो रिटायर हो गया, तो उसके बाद उसको पेंशन भी दी जाती थी। तो इस तरीके से वेतन, पेंशन, ये सब जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिश सरकार थी, वो भारत के राजस्व से ही चुका गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भारतीय सेना की लागत। भारत में जो सेना थी, चाहे वो ब्रिटिश सैनिकों की हो, चाहे वो भारतीय सैनिकों की हो, उन सभी सैनिकों को जो भी पैसे दिए जाते थे, वेतन दिए जाते थे एंड जो भी उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खर्चा किया जाता था, वो सारा खर्चा भारतीय राजस्व से ही किया जा रहा था। इंडियन रिवेन्यू कलेक्शन, यानी कि भारतीय राजस्व जो संसाधन थे, ठीक है, उसी से ब्रिटिशर्स सैनिकों का खर्चा करते थे। सारी लागत भारतीय खजाने से ही वो चुकाते थे, ठीक है। तो इस तरीके से भारतीय सेना की लागत में भी भारत का पैसा ब्रिटेन में जा रहा था। नेक्स्ट है व्यापारिक लाभ। ब्रिटिश व्यापारी भारत से सस्ता कच्चा माल लेकर इंग्लैंड में तैयार माल बनाते थे एंड भारत में उसको बेचते थे, जिससे सारा लाभ इंग्लैंड को ही मिलता था, ठीक है। नेक्स्ट है घरेलू खर्चों की पूर्ति। इंग्लैंड में भारत से जुड़ी संस्थाओं, वायसराय के खर्च, लंदन स्थित भारत कार्यालय आदि का खर्च भी भारतीय करों से ही चुकाया जा रहा था, ठीक है। इंग्लैंड में जो भी भारत से जुड़ी संस्था थी, वो सारी संस्था को मैनेज करने का जितना भी खर्चा था, वो भारत के पैसों से ही, भारत के राजस्व से ही चुकाया जाता था। भारत से लिया गया ऋण तथा उस पर ब्याज भी भारत से ही वसूला जाता था। अंग्रेज़ों द्वारा भारत में लगाए गए पूंजी पर प्राप्त लाभ इंग्लैंड में भेज दिए जाते थे, ठीक है। भारत में जो भी लाभ होता था, चाहे वो सामान को बेचने के बाद हो रहा लाभ हो या कैसा भी लाभ हो, वो सारा लाभ इंग्लैंड में भेज दिया जाता था, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं जो ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट था, इसकी विशेषताएं क्या क्या थी, धन के निकासी की विशेषताएं। तो देखिए, एक तरफा प्रवाह हो रहा था, भारत से इंग्लैंड धन जा तो रहा था लेकिन वापस भारत में नहीं आ रहा था, भारत को ना ही कोई लाभ हो रहा था उससे, ठीक है। जैसे भारत के पैसों से ब्रिटिश अधिकारियों को तनख्वाह दी जा रही थी, तो उससे भारत को कोई लाभ नहीं हो रहा था, ठीक है। बिना मुआवजा या लाभ के भारत को कोई भी सेवा, वस्तु या प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिल रहा था, ठीक है। ना ही भारत को कोई मुआवजा मिला, ना ही कोई लाभ मिला, ठीक है। सिर्फ भारत का धन जा रहा था, वापस कुछ भी नहीं आ रहा था। भारत का आर्थिक पतन हो गया इसके कारण, ठीक है। गरीबी, अकाल, औद्योगिक पतन को इससे बढ़ावा मिला। औपनिवेशिक शोषण का ये एक रूप था। ये जो धन निकासी का कॉन्सेप्ट था, इसके ज़रिए ही क्या कर रहे थे ब्रिटिशर्स, भारत के लोगों का शोषण कर रहे थे, ठीक है। तो ये औपनिवेशिक शोषण का एक रूप था एंड
जब ब्रिटिशर्स ने इस तरीके से भारत का आर्थिक शोषण भी किया तो इससे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरणा मिली। दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, तिलक, बाल गंगाधर तिलक आदि नेताओं ने इस धन की निकासी के सिद्धांत को, जो कि ब्रिटिशर्स यूज़ कर रहे थे भारत का शोषण करने के लिए, इस सिद्धांत को उन्होंने जनता तक पहुंचाया। ठीक है, जब जनता को पता चला कि ब्रिटिशर्स इस तरीके से भारत के धन का लाभ उठा रहे हैं, भारत के धन को, भारत के संसाधनों को इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से अपने देश में भेज रहे हैं, भारत में उसका कोई भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो लोगों के मन में आज़ादी की मांग, आज़ादी के लिए एक ज्वाला जली। लोगों के मन में आज़ादी की मांग और भी ज़्यादा तेज हुई, लोगों ने संघर्ष करना शुरू किया। ठीक है, एंड ब्रिटिशर्स के प्रति लोगों ने फिर आवाज़ उठानी शुरू की। ठीक है, आइए देखते हैं धन की निकासी के प्रभाव क्या क्या थे। भारत और भी ज़्यादा गरीब हो गया, आर्थिक पिछड़ापन बढ़ गया, भारतीय उद्योगों का पतन हुआ। ठीक है, जैसे हथकरघा उद्योग पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया, भारत में बेरोजगारी बढ़ी, भुखमरी बढ़ी, राष्ट्रीय चेतना व राजनीतिक आंदोलन को बल मिला। निष्कर्ष देखिए, धन की निकासी ब्रिटिश शासन की सबसे बड़ी आर्थिक नीति थी, जिससे भारत लगातार कंगाल होता चला गया एंड ब्रिटेन समर्थ हो गया। ठीक है, समृद्ध हो गया, समर्थ हो गया। इस सिद्धांत ने भारतीयों को औपनिवेशिक शोषण के प्रति जागरूक किया तथा स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक आता है औपनिवेशिक राज्य के अधीन भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी अंडर कॉलोनियल स्टेट। तो ब्रिटिश शासन जब भारत में चल रहा था तो भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही रुकी हुई थी, बहुत ही धीमी गति से चल रही थी। भारत के लोगों का विकास नहीं हो रहा था, भारत के लोग जो थे वो बिल्कुल गरीब होते जा रहे थे। ब्रिटेन आर्थिक रूप से समृद्ध होता गया, भारत आर्थिक रूप से गरीब होता गया। इस शासन के तहत जब ब्रिटिशर्स का शासन भारत में शुरू हुआ तो भारत की पारंपरिक अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से टूट गई। ठीक है, भारत के जो उद्योग थे, हथकरघा उद्योग या कुटीर उद्योग, वो सारे ध्वस्त हो गए। ठीक है, बंद हो गए, गरीबी बढ़ गई, भूख, पिछड़ापन, ये सब बढ़ गया। ठीक है, भारत की 85% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी एंड ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो किसान थे उनको टैक्स पे करने के लिए मजबूर किया। ठीक है, किसानों से वो भूमि कर वसूलते थे। जमींदारी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी व्यवस्था उन्होंने शुरू की, ब्रिटिशर्स ने, कर वसूलने के लिए, टैक्स कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, अगर कोई किसान टैक्स पे नहीं कर पाता था तो उसको बुरी तरीके से मारा पीटा जाता था, उसकी ज़मीन छीन ली जाती थी। इसके अलावा किसानों को ब्रिटिशर्स ने मजबूर किया कि वो खाद्य फसलें ना उगाए बल्कि नगदी फसलें उगाए। नगदी फसलें वो फसलें होती है जिनको खाने के लिए यूज़ नहीं किया जाता बल्कि अन्य कामों में उपयोग किया जाता है, जैसे जूट, कपास, चाय, कॉफ़ी, अफीम। ठीक है, ये सब जो फसलें होती हैं वो कैसी फसलें होती हैं, नगदी फसलें होती हैं। ठीक है, कैश क्रॉप बोलते हैं जिनको। एंड जो किसान थे वो ये फसलें नहीं उगाना चाहते थे क्योंकि इन फसलों से उनको कोई भी लाभ नहीं होता था। भारत में इन फसलों की ज़्यादा डिमांड नहीं थी, जैसे नील, अफीम, इन सब की ज़्यादा डिमांड भारत में नहीं थी। ये सब ब्रिटिशर्स अपने देश में भेजने के लिए भारत में उत्पादित करवाते थे। ठीक है, पारंपरिक उद्योगों का विनाश कर दिया गया। भारत का हस्तशिल्प व कुटीर उद्योग जो था, कपड़ा, धातु, मिट्टी, लकड़ी, इन सब का जो उद्योग था वो जानबूझकर ख़त्म कर दिया गया। ब्रिटिश वस्त्र उद्योग को लाभ देने के लिए भारतीय कारीगरों को बेरोजगार किया गया। ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने भारत को एक कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता के रूप में देखा, जो कि ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश उद्योगों को कच्चा माल प्रोवाइड करवाता था। ठीक है, मुहैया करवाता था। तो ब्रिटिशर्स भारत को कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता देश के रूप में देखते थे एंड ब्रिटिश उत्पादों का उपभोक्ता जो था उसके रूप में भारत को देखते थे। वो क्या करते थे, भारत से कच्चा माल मंगवाते थे एंड कच्चे माल को अपनी फैक्ट्रियों में यूज़ करके तैयार वस्तुएं बनाते थे एंड उन वस्तुओं को फिर भारत में भेज देते थे बाज़ारों में बेचने के लिए। तो इस तरीके से इंग्लैंड से जो भी तैयार वस्तुएं आ गई थी वो भारत के बाज़ारों में बिकने लग गई। वो सस्ती होती थी इसलिए उनकी डिमांड ज़्यादा हुई एंड इसी कारण भारत के जो हस्तशिल्प उद्योग थे, परंपरागत उद्योग थे, वो धीरे धीरे बंद होने लग गए। ठीक है, क्योंकि वो महंगे सामान निर्मित करते थे, क्योंकि वो हाथ से बनाए जाते थे, जबकि
ब्रिटेन का सामान मशीनीकृत होता था, तो इसलिए वो सस्ता होता था। ठीक है। व्यापार नीति और एक तरफा लाभ। भारत से भारी मात्रा में कच्चा माल इंग्लैंड में भेजा गया। ठीक है। एंड तैयार माल वापस भारत में भेजा गया बेचने के लिए। भारत से धन निकासी हुई, बिना किसी मुआवजे के करोड़ों की संपत्ति इंग्लैंड में पहुंची। इस नीति से भारत गरीब तथा कर्जदार होता गया। नेक्स्ट है रेलवे व संचार का विकास। अंग्रेज़ों ने भारत में रेलवे, डाक, तार इन सब का विकास किया, लेकिन इसका उद्देश्य था भारतीयों का शोषण करना। एंड भारत में अपना जो नेटवर्क है, ट्रेड नेटवर्क, व्यापार का जो एक नेटवर्क उन्होंने बिछा रखा था पूरे देश में, भारत में, उसको मजबूत करना। ठीक है। अंग्रेज़ों ने रेल, डाक, तार इन सब का विकास किया सैन्य नियंत्रण बनाए रखने के लिए, कच्चा माल बंदरगाहों तक पहुंचाने के लिए, एंड जो तैयार वस्तुएं आती है ब्रिटेन से, उन वस्तुओं को भारत के अलग अलग कोनों में, अलग अलग बाजारों तक पहुंचाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है औपनिवेशिक बैंकिंग व वित्तीय ढांचा। अंग्रेज़ों ने अपनी सुविधा के अनुसार बैंक, बीमा कंपनी तथा वित्तीय संस्थान शुरू किए। इन संस्थानों से भारतीयों को बहुत कम लाभ मिला। ठीक है। शिक्षा को ऐसा बनाया गया जिससे एक छोटा वर्ग अंग्रेजी में पढ़े तथा प्रशासन में नौकरी करे। अधिकांश जनता अशिक्षित तथा बेरोजगार रही। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई। मजदूर वर्ग का शोषण हुआ। भारत में जो मजदूर थे, जो कि फैक्ट्रियों में काम करते थे, उनको बहुत ही कम वेतन मिलता था, बहुत ही ख़राब स्थिति में वो काम करते थे। कोई श्रम सुरक्षा नहीं थी, कभी भी उनको काम से निकाला जा सकता था। कोई भी स्वास्थ्य सुविधा या अवकाश का प्रोविज़न उस टाइम पर नहीं था। ठीक है। तो इस तरीके से मजदूरों का शोषण किया गया। बार बार अकाल आते थे भारत में। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 4 बार अकाल पड़ा। ठीक है। सरकार ने लोगों की मदद करने की बजाय कर वसूली जारी रखी। ब्रिटिशर्स जो थे, उनके मन में इतनी भी दया नहीं थी कि अकाल आने पर, सूखा पड़ने पर वो भारत के लोगों से टैक्स ना वसूलें। उन्होंने तब भी लोगों से टैक्स कलेक्ट करने का मन बनाया, एंड तब भी उन्होंने लोगों को मजबूर किया टैक्स पे करने के लिए। लाखों लोग इससे भूख से मर गए। ठीक है। इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या हुआ कि भारत एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था बन गया, जो अपने विकास के लिए नहीं बल्कि ब्रिटेन के लाभ के लिए चलती थी। गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, अशिक्षा व आर्थिक असमानता बढ़ती चली गई। ब्रिटिश शासन के अधीन भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश हितों की पूर्ति था। उन्होंने भारत की समृद्ध परंपरा को तोड़ा, आर्थिक शोषण किया तथा देश को आर्थिक रूप से कमज़ोर व पिछड़ा हुआ बना दिया। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में राष्ट्रवादी भावना का उदय हुआ। 1857 में भी पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जिसके बाद अंग्रेज़ों ने सोचा कि जो भारतीय हैं उनके मन में कभी भी राष्ट्रवादी भावना तीव्र हो सकती है, एंड कभी भी वो विद्रोह कर सकते हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक ऐसा संगठन बना दें जो कि इस विद्रोह को होने ना दें। ठीक है। जो कि भारतीयों की शिकायतों को तुरंत ब्रिटिशर्स तक पहुंचा दें, ताकि विद्रोह को कुचला जा सके। ठीक है। तो इसी उद्देश्य से कांग्रेस की स्थापना की गई थी कि भारतीयों को जो भी समस्या है वो कांग्रेस के माध्यम से ब्रिटिशर्स को बता दें, एंड ब्रिटिशर्स तुरंत उस समस्या को दूर कर दें, जिससे फ्यूचर में ऐसा कोई विद्रोह हो ही ना। ठीक है। तो अंग्रेज़ों की शोषणकारी नीतियों से पढ़े लिखे भारतीयों में जो असंतोष बढ़ रहा था, एंड गरीबों में भी जो असंतोष बढ़ रहा था, अनपढ़ लोगों में भी असंतोष बढ़ रहा था, उस असंतोष को कम करने के लिए फिर कांग्रेस की स्थापना करने का मन बनाया गया। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर को 1885 में बम्बई में हुई। इसके पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। इसकी स्थापना का श्रेय जाता है A.O. ह्यूम को, जो कि एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे, सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, बदरुद्दीन तैयब जी, ये कुछ प्रारंभिक भारतीय नेता थे जो कि कांग्रेस का हिस्सा बने। उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य था विभिन्न प्रांतों व वर्गों के भारतीयों को एक मंच पर लेकर आना, ब्रिटिश शासन के समक्ष संवैधानिक सुधारों की मांग रखना, शांतिपूर्ण तरीके से भारत के लोगों की राजनीतिक व आर्थिक समस्याएं उठाना, ताकि फ्यूचर में ऐसे एकदम से क्रांति ना हो। ठीक है। उदारवादी नेताओं का भी उदय हुआ 1885 से 1905 के काल के दौरान।
कांग्रेस के पहले 20 वर्ष जो थे, इस दौरान कांग्रेस का नेतृत्व उदारवादियों ने किया। ये जो उदारवादी नेता थे, ये संवैधानिक सुधार चाहते थे, आर्थिक न्याय व नागरिक अधिकारों की मांग करते थे, लेकिन ये विश्वास रखते थे बातचीत में, संवाद में। ये नरम दल के लोग थे जो कि मानते थे कि संवाद करके, याचिका देकर, पत्र व प्रार्थना के माध्यम से सुधार लाए जा सकते हैं। ये लोग ब्रिटिश राज को अंशतः लाभदायक भी मानते थे। ये सोचते थे कि ब्रिटिश शासन जो है इसका कुछ ना कुछ लाभ भी हुआ है, जैसे रेलवे, संचार, ये सब व्यवस्थाएं मजबूत हुई है। ठीक है। कुछ प्रमुख उदारवादी नेता जैसे दादा भाई नौरोजी, उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया। गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने समाज सुधारक व शिक्षावादी नीति बताई। एफ रोशन लाल, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये सब कुछ प्रमुख उदारवादी नेता थे। ठीक है। इन्होंने मांग की कि विधान परिषदों में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाया जाए, न्याय प्रणाली में सुधार हो, अत्यधिक करों का इन्होंने विरोध किया। इन्होंने कहा जो बहुत ज़्यादा टैक्स ब्रिटिशर्स वसूल करते हैं उसको कम कर दिया जाए। स्वदेशी उद्योगों को इन्होंने प्रोत्साहन दिया। शिक्षा व प्रेस की स्वतंत्रता की मांग की, लेकिन इन्होंने संवाद करके, याचिका देकर, पत्र देकर, प्रार्थना करके इन मांगों को करके देख लिया, लेकिन एक भी मांग उनकी पूरी नहीं हुई ढंग से। तब कुछ राष्ट्रवादी, कुछ गरम दल के लोगों का उदय हुआ कांग्रेस में से, जब उन्होंने देखा कि प्यार से ब्रिटिशर्स मान ही नहीं रहे हैं। ठीक है। संवाद के जरिए कोई भी असर नहीं होगा, तो कुछ ऐसे उदारवादी थे जो कि राष्ट्रवादी बन गए। ठीक है। कुछ नरम दल के ऐसे नेता थे जो कि गरम दल के नेता में तब्दील हो गए। 1905 के बाद का जो टाइम पीरियड था, उसमें उदारवादियों ने देखा कि धीमी गति से संवाद के जरिए कोई भी लाभ नहीं निकल रहा है, तो इससे युवाओं में असंतोष बढ़ा। 1905 में फिर बंगाल का विभाजन कर दिया लॉर्ड कर्जन ने, जिससे राष्ट्रवाद और भी ज़्यादा उग्र हो गया। अब एक ऐसा वर्ग उभर कर सामने आया जो कि प्रत्यक्ष कार्रवाई, बहिष्कार व स्वदेशी में विश्वास करता था, जो कि मानता था कि हमको शस्त्र उठाने होंगे तभी हमको आज़ादी मिलेगी, ऐसे आज़ादी नहीं मिलेगी। ठीक है। इसकी मुख्य विशेषताएं देखिए गरम दल के नेताओं की। ये अंग्रेज़ों को अपना शत्रु मानते थे। ये मानते थे कि ब्रिटिश शासन के अंत के बिना भारत का कल्याण हो ही नहीं सकता। ये लोग जनता में जागरूकता, स्वाभिमान, त्याग व बलिदान पर जोर देते थे। कुछ प्रमुख राष्ट्रवादी नेता कौन कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने नारा दिया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है। विपिन चंद्र पाल, इन्होंने भी कुछ क्रांतिकारी विचार दिए। लाला लाजपत राय, इन्होंने पंजाब केसरी लिखा। ठीक है। इन तीनों को मिलाकर लाल बाल पाल कहा जाता है, एंड ये गरम दल के नेता थे। ठीक है। भगत सिंह भी गरम दल के ही नेता थे। इनका तरीका था आंदोलन करना, बहिष्कार करना, राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार करना, जन जागरण व सांस्कृतिक राष्ट्रवाद करना, सशस्त्र विद्रोह करना। ठीक है। उदारवादियों उग्रवादी विचारों का फिर टकराव हुआ, एंड 1907 में क्या होता है, कांग्रेस जो है ये दो भागों में बट जाती है। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ। सूरत में, गुजरात के सूरत शहर में एक अधिवेशन हुआ, एंड उस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बट गई, उदारवादी और राष्ट्रवादी, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। इससे कुछ समय के लिए कांग्रेस कमज़ोर हुई, लेकिन जनता में राष्ट्रवाद की लहर तेज़ हो गई। इस तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी। पहले चरण में उदारवादी नेताओं ने संवाद व सुधार के रास्ते अपनाए, लेकिन धीरे धीरे राष्ट्रवादी विचारधारा का उदय हुआ, जिसने आंदोलन को तेज, जन केंद्रित तथा आत्मनिर्भर बनाया। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट आता है महात्मा गांधी और उनके आंदोलन के तरीके। महात्मा गांधी, जिनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर, गुजरात में उनका जन्म हुआ। उन्होंने राष्ट्रपिता की उपाधि ग्रहण की। लोगों ने उनको राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को एक नया रूप दिया, अहिंसा, सत्य व जन जागरण के माध्यम से। वो मानते थे कि अहिंसा के जरिए भी हमें सफलता मिल सकती है, स्वतंत्रता मिल सकती है। ठीक है। वो मानते थे कि व्यक्ति को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए, एंड जनता को जागृत करने का उन्होंने प्रयास किया कि जनता जो है वो अवेयर हो, जागृत हो अपने अधिकारों के प्रति, लेकिन अहिंसा का दामन कभी ना छोड़ें। ठीक है। गांधी जी के आंदोलन की विशेषताएं देखिए। पहला है सत्याग्रह, सत्य के लिए अहिंसात्मक संघर्ष करना, बिना हिंसा किए सत्य के लिए संघर्ष करना। दूसरा है अहिंसा,
इसमें उन्होंने हिंसा का पूरी तरीके से त्याग कर दिया। उन्होंने कहा कि बेशक कोई हमारा शत्रु हो, लेकिन उसके प्रति भी हमारे मन में करुणा होनी चाहिए, अहिंसा होनी चाहिए। हिंसा का बर्ताव हमें किसी के भी साथ नहीं करना चाहिए। गांधी जी ने जन आंदोलन की नींव रखी। उन्होंने ग्रामीण, किसान, मजदूर, महिला, हरिजन सभी को आंदोलन से जोड़ा। आत्मनिर्भरता, गांधी जी चाहते थे कि हम आत्मनिर्भर बने। वो चाहते थे कि भारत के लोग ब्रिटेन में बने हुए मशीनीकृत उत्पादों का उपयोग ना करें, बल्कि भारत में निर्मित हस्त निर्मित उत्पादों का उपयोग करें। ठीक है। उन्होंने चरखा, खादी, स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा। उन्होंने कहा कि हर भारतीय को चरखे पर खादी निर्मित कपड़ा ही पहनना चाहिए, क्योंकि वो हस्त निर्मित है, भारत में निर्मित है। इससे भारत आत्मनिर्भर बनेगा। उन्होंने भारतीयों से आह्वान किया कि वो ब्रिटिश उत्पादों का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दें। गांधी जी नैतिक बल में विश्वास रखते थे। वो मानते थे कि शारीरिक बल की जगह नैतिक बल ज़्यादा ज़रूरी है एंड ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा प्रभावी है। गांधी जी ने कई आंदोलन किए, जैसे चंपारण आंदोलन 1917 में, खेड़ा आंदोलन 1918 में। ठीक है। इसके अलावा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन उन्होंने किया, जिसमें मजदूरों के वेतन में वृद्धि की मांग की तथा कार्यस्थल की स्थिति को सुधारने की मांग की। इसका उन्होंने विधि क्या थी इसकी विधि थी भूख हड़ताल। गांधी जी ने भूख हड़ताल की, शांतिपूर्ण सत्याग्रह किया एंड इसका परिणाम ये हुआ कि मजदूरों को उनका हक मिला, मजदूरों का वेतन बढ़ा। ठीक है। खिलाफत आंदोलन, जो कि मुस्लिम नेताओं के साथ मिलकर गांधी जी ने 1919 में किया था। ये आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता का एक रूप बना। ठीक है। इस आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम एकता का रूप लिया। असहयोग आंदोलन, जो कि 1920-22 में हुआ था। ठीक है। इसमें गांधी जी ने कहा कि हम ब्रिटिशर्स का अगर सहयोग करना बंद कर देंगे तो ब्रिटिशर्स भारत से चले जाएंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स भारत में है तो कहीं ना कहीं हम भी सहयोग कर रहे हैं। हम उनके द्वारा निर्मित स्थापित स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए। हम उनके जो कार्यालय है वहाँ पर काम करते हैं, नौकरी करते हैं। ठीक है। हम ब्रिटेन में निर्मित मशीनीकृत उत्पादों को खरीदते हैं। ठीक है। एंड ब्रिटिश निर्मित सरकारी स्कूल, अदालत, इन सब का उपयोग करते हैं। तो अगर हम इन सब का उपयोग करना बंद कर दें, अंग्रेज़ों का पूरी तरीके से असहयोग करें, तो वो जल्दी ही भारत से चले जाएंगे। तो इसलिए इस आंदोलन को असहयोग आंदोलन कहा गया। गांधी जी ने कहा कि सरकारी नौकरी छोड़ दो, सरकारी स्कूल में बच्चों को भेजना छोड़ दो, सरकारी कॉलेज जाना छोड़ दो, अदालत का बहिष्कार करो। ठीक है। एंड स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने का उन्होंने आह्वान किया। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की उन्होंने मांग रखी। लोगों को कहा कि ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं को बहिष्कृत कर दो। विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई, ये इसका परिणाम हुआ। नतीजा ये निकला कि जनता में राजनीतिक जागृति आई, लेकिन चौरी चौरा कांड हुआ 1922 में, जिसके बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश की चौरी चौरा जिले में कुछ लोग थे जिन्होंने इस शांतिपूर्ण आंदोलन को हिंसक बना दिया। उन्होंने वहाँ पे जो पुलिस स्टेशन था उसमें तोड़फोड़ कर दी, आगजनी कर दी। ठीक है, आग लगा दी। इससे क्या हुआ, कई ब्रिटिश अधिकारी मारे गए। एंड क्योंकि आंदोलन हिंसक हो गया तो गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेने का आह्वान किया। उन्होंने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 में हुआ। इसमें गांधी जी ने दांडी यात्रा की, नमक सत्याग्रह किया। ठीक है। 12 मार्च 1930 से उन्होंने ये शुरू किया एंड वो अपने आश्रम से दांडी तक गए। ठीक है, पैदल गए एंड उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाया एंड सार्वजनिक रूप से नमक कानून का उन्होंने उल्लंघन किया, क्योंकि नमक पर कर लगा दिया था, टैक्स लगा दिया था, जो कि गांधी जी को बहुत बुरा लगा। गांधी जी मानते थे कि जो नमक है वो हर व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकता है, जो चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, हर व्यक्ति खाने में नमक का उपयोग करता है, ये उसकी बुनियादी आवश्यकता है। एंड इसलिए इस पर टैक्स लगाना बिल्कुल गलत है। इस पर टैक्स लगाना ऐसा ही है जैसे पानी पर टैक्स लगाना। ठीक है। तो गांधी जी ने इस अन्यायपूर्ण कानून का विरोध किया एंड उन्होंने इसके उन्मूलन की मांग की। फिर वो गए दांडी में, वहाँ पे उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपने अनुयायियों के साथ मिलकर पानी से नमक बनाया। ठीक है। एंड कानून का शांतिपूर्ण उल्लंघन किया। लाखों लोगों ने इसमें भाग लिया। गांधी इरविन पैक्ट फिर लागू हुआ। गांधी और लॉर्ड इरविन जो थे उनके बीच में समझौता हुआ एंड नमक कानून हटाया गया। ठीक है। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में हुआ। इसमें गांधी जी ने अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा दिया।
गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अब या तो तुम कुछ करो या फिर मरो। ठीक है, करो या मरो का नारा दिया गांधी जी ने। अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा दिया। एंड सरकार जो थी, ब्रिटिश सरकार जो थी, उसने फिर इस आंदोलन के फलस्वरूप क्या किया, जितने भी नेता थे गांधी जी समेत सबको जेल में डाल दिया। लेकिन जनता के मन में तो अब भावना तीव्र हो गई थी आज़ादी की, तो उनको गांधी जी को और नेताओं को छोड़ना पड़ा, ठीक है, जेल से। तो इस तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन हुआ 1942 में। नेक्स्ट है गांधी जी की विचारधारा का प्रभाव। गांधी जी जो थे, उन्होंने राजनीति को नैतिकता से जोड़ा। वो मानते थे कि राजनीति जो है इसमें नैतिक मूल्यों को कभी नहीं भूलना चाहिए। महिलाओं, दलितों, किसानों, ग्रामीण भारत को स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बनाया। उनका तरीका विनम्र परंतु शक्तिशाली था, जो कि जनबल पर आधारित था। ठीक है, वो मानते थे कि हमें विनम्र रहना है लेकिन शक्तिशाली भी रहना है। ठीक है, विनम्रता का मतलब ये नहीं है कि हम शक्तिहीन हो जाए, तो ये गांधी जी मानते थे। ठीक है, निष्कर्ष देखिए, महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को केवल एक राष्ट्रीय आंदोलन नहीं बल्कि जन आंदोलन बनाया। उनके सत्य, अहिंसा, आत्मनिर्भरता व नैतिकता आधारित तरीकों ने भारत को आज़ादी की दिशा में आगे बढ़ाया। ठीक है, एंड उनका तरीका आज भी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत है। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भगत सिंह और HSRA की स्थापना। HSRA मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना भगत सिंह ने ही की थी। तो आइए पहले जानते हैं भगत सिंह कौन थे। भगत सिंह एक क्रांतिकारी थे। उनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर में, जो कि अब पाकिस्तान में है। ठीक है, उनका परिवार क्रांतिकारी विचारधारा से प्रेरित था एंड इसलिए आगे चलकर भगत सिंह भी क्रांतिकारी विचारधारा से प्रेरित हुए एंड उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। 1928 में भगत सिंह ने HSRA की स्थापना की। चंद्रशेखर आज़ाद, भागवती चरण, सुखदेव, इन सब के साथ मिलकर उन्होंने पहले तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की, HRA की, लेकिन फिर बाद में HRA का नाम बदलकर HSRA कर दिया गया। इसमें एक और वर्ड ऐड कर दिया गया, सोशलिस्ट। ठीक है, पूरा नाम फिर बन गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसका उद्देश्य था भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ाद कराना। ठीक है, एक सामाजिक न्याय आधारित समाजवादी गणराज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य था। इसका उद्देश्य था कि एक ऐसे समाज की स्थापना करना जहाँ पे हर व्यक्ति के साथ न्याय किया जाए, एक समाजवादी गणराज्य की स्थापना करना। ठीक है, जहाँ पर ब्रिटिशर्स का क्रूर अत्याचार वाला शासन ना हो, जहाँ पर ब्रिटिशर्स का अन्याय लोगों पर ना हो। ठीक है, ऐसे एक गणराज्य की स्थापना करना वो चाहते थे। ठीक है, उन्होंने मुख्य नारा दिया, इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह जो थे, उनकी विचारधारा थी कि क्रांति केवल सत्ता परिवर्तन नहीं है बल्कि समाज परिवर्तन है। क्रांति तभी सफल होती है जब समाज में परिवर्तन आए, समाज की बुराइयां दूर हो जाए। ठीक है, भगत सिंह ने कई प्रमुख क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लिया। आइए अब देखते हैं भगत सिंह की कुछ प्रमुख क्रांतिकारी गतिविधियां। तो देखिए, सबसे पहले जो उनकी क्रांतिकारी गतिविधि थी वो तो यही थी कि उन्होंने लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने का प्रयास किया। देखिए, 1928 में लाला लाजपत राय जो थे, उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया। जब वो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो ब्रिटिशर्स आए एंड उन्होंने उन पर लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज में जो लाला लाजपत राय थे वो अपंग हो गए एंड फिर कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई थी उसका बदला लेने के लिए, लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन सब ने मिलकर, जो सैंडर्स था एक ब्रिटिश अधिकारी था जिसने लाठीचार्ज करवाया था, उसकी हत्या कर दी। ठीक है, तो ये उनका पहला बदला था एंड पहले क्रांतिकारी गतिविधि थी जिसमें उन्होंने ब्रिटिश अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी क्योंकि उसने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट जो उनकी क्रांतिकारी गतिविधि थी वो थी केंद्रीय असेंबली में बम फेंकना। ठीक है, जो भगत सिंह थे उन्होंने 1929 में 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में, केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। ठीक है, हालांकि वो बम उन्होंने बाहर फेंका था ताकि किसी को चोट ना पहुंचे। ठीक है, इसका उद्देश्य महज क्या था, सरकार को जगाना, जनता को संदेश देना एंड
ये दिखाना कि अगर जनता चाहे तो वो ये सब भी कर सकती है। ब्रिटिशर्स को वो ये दिखाना चाहते थे कि अगर हम अपने पर आ गए तो हम तुमको इस तरीके से उखाड़ के फेंक सकते हैं, ठीक है। तो भगत सिंह ने जो बम फेंका था उसका उद्देश्य हिंसा करना नहीं था। उन्होंने ऐसे बम फेंका कि किसी की जान ना जाए, ठीक है। उन्होंने केंद्रीय असेंबली के बाहर बम फेंका एंड ये उन्होंने जानबूझकर फेंका था ताकि क्रांतिकारी भावना लोगों के मन में प्रबल हो एंड अंग्रेज जो है वो डर जाए, ठीक है, कि भारतीय लोग ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने नारा लगाया इंकलाब जिंदाबाद का, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का, ठीक है। गिरफ्तारी फिर उनकी कर दी गई एंड जानबूझकर जो भगत सिंह थे वो गिरफ्तार भी हो गए एंड उन्होंने अपने विचार पूरे देश में फैलाने का प्रयास किया। जेल में भी उन्होंने आंदोलन किया। भेदभावपूर्ण व्यवहार के खिलाफ भगत सिंह और उनके साथियों ने भूख हड़ताल की, ठीक है। राजनीतिक कैदियों को उचित दर्जा उस टाइम पर दिया जाता था। उनको भोजन, पुस्तकें, अखबार आदि की अनुमति मिलती थी, लेकिन जो भगत सिंह थे उन्होंने भोजन का त्याग कर दिया। भूख हड़ताल की, 63 दिनों तक उन्होंने भूख हड़ताल की। पूरे देश में इससे उनकी लोकप्रियता बढ़ गई, ठीक है। भगत सिंह की विचारधारा देखिए। भगत सिंह जो थे वो नास्तिक नहीं थे, लेकिन वो धर्म की आड़ में शोषण के विरुद्ध थे। उन्होंने समाज में समानता, शोषण मुक्त व्यवस्था का पक्ष लिया। वो मानते थे कि क्रांति सिर्फ हिंसा नहीं है बल्कि चेतना का निर्माण है एंड उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि युवा लोग जागरूक हो एंड समाज व देश के लिए काम करने का प्रयास करें, ठीक है। भगत सिंह देखिए 23 मार्च 1931 को वो शहीद हो गए, ठीक है। उनको फांसी लगा दी गई सुखदेव और राजगुरु के साथ, ठीक है। सुखदेव और राजगुरु उनके मित्र थे, उन्हीं के साथ भगत सिंह को फांसी लगा दी गई लाहौर की जेल में एंड उस टाइम भी भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। भगत सिंह जो थे उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान दिया? उन्होंने भारतीय युवाओं में क्रांतिकारी चेतना जगाई, HSRA के माध्यम से ब्रिटिश शासन को चुनौती दी। उनकी सोच, शहादत व निडरता आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा है। वे चाहते थे कि आज़ादी के साथ सामाजिक न्याय, बराबरी व शिक्षा भी लोगों को मिलनी चाहिए, ठीक है, तभी समाज पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो पाएगा। भगत सिंह केवल क्रांतिकारी योद्धा नहीं थे बल्कि वे विचारों के भी योद्धा थे। उन्होंने HSRA की स्थापना करके आज़ादी के आंदोलन को एक वैचारिक आधार दिया। उनकी शहादत ने पूरे भारत में राष्ट्रवाद की आग फैला दी। आज़ादी के लिए जन समर्थन को उन्होंने और भी ज़्यादा मजबूत किया, लोगों का समर्थन जुटाया। आइए अब हम देखते हैं भारतीय राष्ट्र की सेना की स्थापना कैसे हुई। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हजारों भारतीय सैनिक जो थे उनको ब्रिटिश सेना के द्वारा लड़ने के लिए एशिया में भेजा गया। जापान ने 1941-42 में मलेशिया, सिंगापुर और बर्मा को अपने कब्जे में ले लिया एंड जब उन्होंने इन देशों को अपने कब्जे में लिया जापान ने, तो कई भारतीय सैनिक भी जापानियों के बंदी बन गए, ठीक है। एंड उस टाइम पर कर्नल मोहन सिंह जो थे उन्होंने जापान के समर्थन से वो सैनिक जो कि भारतीय थे, जो कि जापान में बंदी बने हुए थे, उन सैनिकों को मिलाकर उनकी सहमति से एक फ़ौज तैयार की, ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी उसको नाम दिया गया, ठीक है। हिंदी में आज़ाद हिंद फौज उसका नाम रखा गया। लेकिन जापान के हस्तक्षेप के कारण मोहन सिंह ने सेना से नाता तोड़ लिया। इसके बाद रास बिहारी बोस ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए बुलाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस तथा INA जो थे उन्होंने मिलकर फिर क्या हुआ, फिर से पुनर्गठन किया। नेताजी ने जुलाई 1943 में सिंगापुर पहुंचकर INA का पुनर्गठन किया एंड इस फौज का नाम उन्होंने आज़ाद हिंद फौज रखा। इस सेना को उन्होंने क्या नाम दिया? आज़ाद हिंद फौज, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया जय हिंद का एंड उन्होंने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की। ये सरकार सिंगापुर में स्थापित की गई, आज़ाद हिंद सरकार, एंड जापान, जर्मनी, इटली सहित कई देशों ने इसको मान्यता दी। इस सरकार का उद्देश्य था भारत को स्वतंत्र करवाना हथियारों के बल पर, ठीक है। सैन्य गतिविधियां बहुत सारी आज़ाद हिंद फौज ने की, जैसे बर्मा सीमा। INA ने ब्रिटिश सेना से मुकाबला किया। मणिपुर और कोहिमा में सैनिकों ने भारत की धरती पर कदम रखा। झांसी की रानी रेजिमेंट
में महिलाओं की पहली युद्ध इकाई कैप्टन लक्ष्मी सहगल के नेतृत्व में हुई। ठीक है, आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में आईएनए की क्या भूमिका थी। आईएनए ने देशभक्ति की भावना जागृत की। सुभाष चंद्र बोस के ओजस्वी भाषणों तथा आईएनए की वीरता ने भारत के लोगों में राष्ट्रभक्ति तथा बलिदान की भावना को और भी मजबूत कर दिया और भी गहरा कर दिया। ब्रिटिश सेना में से असंतोष फैला। ब्रिटिशर्स डर गए कि अब भारतीय लोगों ने खुद की सेना बना ली है। ठीक है, 1946 में नेवी विद्रोह हुआ जो कि इसी का परिणाम था। ठीक है, युद्धबंदियों पर मुकदमा तथा जन आंदोलन। 1945-46 में जब ब्रिटिश सरकार ने आईएनए के सैनिकों पर मुकदमा चलाया तो दिल्ली के लाल किले में पूरा देश जो है वो गया प्रदर्शन के लिए। पूरा देश सुभाष चंद्र बोस और आईएनए के समर्थन में खड़ा हुआ। आइए देखते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की क्या भूमिका थी। तो उन्होंने नेतृत्व किया, आईएनए को संगठित किया, आज़ादी के लिए सैन्य का मार्ग चुना। उन्होंने अपने नागों भाषण कार्यों से युवाओं को जागृत किया, प्रेरित किया, अंतर्राष्ट्र की समर्थन जुटाया एंड एक मजबूत रणनीति तैयार की। भारत की स्वतंत्रता को वैश्विक मुद्दा किसने बनाया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आज़ादी के लिए जीवन दांव पर लगाया। 1945 में विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, वो जिस विमान से जा रहे थे वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया एंड फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई 1945 में। भारतीय राष्ट्र की सेना ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक सशस्त्र दिशा दी। हालांकि ये सैन्य रूप से सफल नहीं हो पाई, लेकिन इसने ब्रिटिश सत्ता की नींव हिला दी। आईएनए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बलिदान व साहस आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बना। आइए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि। 1857 से शुरू होकर 1947 तक भारत में स्वतंत्रता के लिए लड़ाइयाँ अलग अलग जगह पर होती रही। कुछ संघर्ष छोटे थे, कुछ संघर्ष बड़े स्तर पर हुए, कुछ आंदोलन हुए। ठीक है, इस संघर्ष में अहिंसात्मक आंदोलन भी हुए जिनका नेतृत्व गांधी जी ने किया। कुछ क्रांतिकारी आंदोलन भी हुए जिनका नेतृत्व भगत सिंह ने तथा अन्य क्रांतिकारियों ने किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति कमज़ोर हो गई एंड फिर ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि अब वो भारतीयों को आज़ादी दे देंगे। देश में कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा जैसे संगठन बनने लग गए। उनकी गतिविधियां तेज़ हो गईं। 1940 में 23 मार्च 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने लाहौर में एक प्रस्ताव पारित किया। इसमें उन्होंने भारत के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग की। उन्होंने कहा कि हमें एक अलग राष्ट्र, अलग देश चाहिए। ठीक है, इस प्रस्ताव ने हिंदू मुस्लिम एकता की आशा को गहरा आघात पहुंचाया। उसके बाद 1946 में ब्रिटिशर्स ने भारत सरकार को छोड़ने के लिए, भारत को स्वतंत्रता देने के लिए कैबिनेट मिशन का निर्माण किया एंड कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा। इसका उद्देश्य था भारत को एक संघीय ढांचे में स्वतंत्र बनाना। केंद्र में सीमित शक्तियाँ रखी गई। धार्मिक आधार पर विभाजन से बचाव का प्रयास किया गया। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लेकिन सहमति नहीं बनी। कांग्रेस बोल गई थी कि धार्मिक रूप से विभाजन नहीं होना चाहिए, लेकिन मुस्लिम लीग ने उनकी नहीं सुनी एंड मुस्लिम लीग जो थी उसने कहा कि जो मुस्लिम हैं उनके लिए एक अलग देश होना चाहिए। ठीक है, एंड वो अपनी मांग पकड़े गए कि उनको एक अलग राष्ट्र चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन के साथ मुस्लिम लीग और कांग्रेस की चर्चा हुई एंड फिर ये डिक्लेयर किया गया कि एक अलग राष्ट्र मुस्लिमों के लिए बनाया जाएगा। ठीक है, 16 अगस्त 1946 को जो जिन्ना थे उन्होंने मुस्लिमों के लिए राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के रूप में घोषणा की। इसके परिणाम स्वरूप कलकत्ता, बिहार, नोआखली, पंजाब इन सब में दंगे भड़क उठे। हजारों लोग मारे गए। सांप्रदायिक तनाव चरम पर पहुंचा क्योंकि जिन्ना ने क्या कहा था कि आज राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का दिन है। ठीक है, जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्होंने 16 अगस्त 1946 को ये अनाउंसमेंट की कि आज राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का दिन है, तो अपनी शक्ति दिखाओ। जिसके बाद जितने भी मुस्लिम थे उन्होंने अपनी शक्ति दिखाने का प्रयास किया एंड इसके चलते फिर दंगे शुरू हो गए। ठीक है, सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई। उसके बाद जब हिंसा भड़की, राजनीतिक गतिरोध हुआ तो जनता के दबाव को देखते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी
1947 को भारत को जून 1948 तक स्वतंत्र करने की घोषणा की, लेकिन स्थिति इतनी बढ़ गई कि 15 अगस्त 1947 को ही माउंटबेटन योजना के तहत भारत को आज़ादी देने का निर्णय लिया गया, क्योंकि भारत में सांप्रदायिक हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। पहले ये डिसाइड किया गया था कि 20 जून 1948 को भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी, ठीक है, लेकिन हिंसा इतनी बढ़ गई थी कि 15 अगस्त 1947 को ही भारत को आज़ादी उन्हें देनी पड़ी, ठीक है। माउंटबेटन प्लान अब देखिए क्या था। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना बनी। इसमें भारत को 2 देशों में विभाजित करने का एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया। ये कहा गया कि भारत 2 देशों में विभाजित होगा, भारत और पाकिस्तान, ठीक है। बंगाल व पंजाब को भी विभाजित कर दिया गया एंड ये कहा गया कि राज्य जो है, जो प्रिंसली स्टेट्स है, वो स्वतंत्र होंगे, कि वो भारत के साथ मिलना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, ठीक है, या फिर स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो इस तरीके से माउंटबेटन प्लान ब्रिटिशर्स ने लागू किया। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो गवर्नर जनरल बने एंड भारत का विभाजन भी उसी दिन हुआ तथा पाकिस्तान का निर्माण भी उसी दिन हुआ। कब? 15 अगस्त को, ठीक है। विभाजन के कारण भयानक सांप्रदायिक हिंसा हुई। जो लोग पाकिस्तान में रह गए थे, हिंदू थे, वो भागकर भारत में आए। जो भारत में रहते थे, मुस्लिम थे, वो भागकर पाकिस्तान में गए। तो इस तरीके से हिंसा बहुत ज़्यादा हो गई। 10-15 लाख लोग मारे भी गए। 1.5 करोड़ से अधिक लोगों को अपना घर बार छोड़कर शरणार्थी बनना पड़ा। महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, ट्रेन में हत्याएं की गई, आगजनी जैसी घटनाएं हुई, ठीक है। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने के लिए नोआखली, कलकत्ता, इन सब जगहों पर जाकर शांति स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने विभाजन का समर्थन नहीं किया, लेकिन देश की एकता व शांति को प्राथमिकता दी। निष्कर्ष देखिए, भारत की स्वतंत्रता एक लंबे संघर्ष तथा बलिदानों का परिणाम थी, लेकिन इसके साथ विभाजन आया, जो कि गहरा घाव बनकर इतिहास में दर्ज हो गया, ठीक है। ये घटना बताती है कि राजनीतिक असहमति और सांप्रदायिकता किस हद तक समाज को बांट सकती है। आज़ादी के साथ जिम्मेदारी व एकता बनाए रखना भी ज़रूरी है, ठीक है। सो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि हमने आज डिस्कस कर लिए हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये सारे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।